नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के कुछ बहुत ज़रूरी पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक किताब है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, उसके कुछ अंश हैं और एक स्टडी गाइड भी है। मकसद ये है कि भारत की शासन व्यवस्था की जो बुनियाद है और कुछ जो अनोखी बातें हैं उन्हें समझें। हम खास तौर पर नागरिकता, संविधान की मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना और संघ और उसके क्षेत्र, इन पर ध्यान देंगे। तो चलिए नागरिकता से ही शुरू करते हैं। एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी कि भारत में जैसे अमेरिका या स्विट्जरलैंड में है, वैसी दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ एकल नागरिकता है। इसका असल मतलब क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल। देखिए, नागरिकता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप भारत में रह रहे हैं। इसका असली मतलब है वो सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार पाना जो मतलब विदेशियों को नहीं मिलते। अच्छा। जैसे कि अनुच्छेद 15 है, जो भेदभाव के खिलाफ है, या सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका। अनुच्छेद 16 या फिर बोलने की आज़ादी वगैरह, जो अनुच्छेद 19 में है। ये फंडामेंटल अधिकार मुख्य रूप से नागरिकों के लिए ही हैं। हाँ, और कुछ खास पद भी तो शायद सिर्फ नागरिकों के लिए होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ संवैधानिक पद भी सिर्फ नागरिकों के लिए ही आरक्षित हैं। अच्छा। और फिर संविधान लागू होने के बाद नागरिकता मिलने या खत्म होने के नियम, वो तो शायद मुख्य रूप से 1955 के नागरिकता अधिनियम से ही तय होते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसमें जन्म से, वंश से, पंजीकरण से मतलब कई तरीके दिए गए हैं, नागरिकता पाने के भी और गंवाने या समाप्त होने के भी। यहाँ एक और बारीक बात है जो अक्सर छूट जाती है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का एक मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि कंपनियां या कॉरपोरेशंस ये नागरिक नहीं माने जाते। अरे वाह! कंपनियां नागरिक नहीं है? नहीं, नागरिकता का अधिकार केवल प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए है, मतलब हम और आप जैसे इंसानों के लिए। जो न्यायिक व्यक्ति होते हैं जैसे कंपनियां, उनके लिए नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बाद के कुछ मामलों में शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ रास्ते निकाले गए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक बहुत बड़ी भारतीय कंपनी भी सीधे तौर पर नागरिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, अब संविधान की कुछ और विशेषताओं पर आते हैं। लंबाई के बारे में तो सब जानती हैं, पर ये जो ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली है, इसका मतलब सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है। हाँ, कार्यपालिका विधायिका के प्रति। और एक और बात, ये संविधान जो है वो कठोरता और लचीलेपन का एक तरह का मिश्रण है। हाँ हाँ, वो तो है। मतलब कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें बदला जा सकता है। इसीलिए कई बार इसे एक जीवंत संविधान भी कहते हैं, क्योंकि ये समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से ढल सकता है, व्याख्याओं और संशोधनों के जरिए। सही कहा। और शायद इसी का एक उदाहरण वो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का रिश्ता है, भाग 3 और भाग 4। बिल्कुल। मौलिक अधिकार तो नागरिकों की गारंटियां हैं राज्य के खिलाफ। हाँ। और नीति निर्देशक सिद्धांत वो शासन के लिए लक्ष्य तय करते हैं। हालांकि उन्हें आप कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। पर यहाँ 42वें संशोधन ने एक बड़ा बदलाव किया था। अच्छा, क्या बदलाव था? उस संशोधन ने कुछ मामलों में निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी थी। यह दिखाता है कि कैसे संविधान समाज के भले और व्यक्ति के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और यह संतुलन भी समय के साथ बदलता रहा है। ये विशेषताएं तो ठीक है, पर भारत असल में राज्यों का संघ कैसे है, ये भी समझना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत राज्यों का संघ है, पर ये किसी समझौते का नतीजा नहीं है। बिल्कुल सही। और इसी वजह से राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ये संघ की आप कह सकते हैं अविनाशी प्रकृति को दिखाता है। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, हाँ, वो तो संसद को काफी शक्ति देता है ना? बहुत ज्यादा शक्ति देता है। संसद नए राज्य बना सकती है, राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नाम बदल सकती है। और इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी नहीं है। सहमति जरूरी नहीं, बस उनकी राय लेनी होती है। हाँ, सिर्फ उनकी राय जानना काफी है, मानना जरूरी नहीं। ये अमेरिकी व्यवस्था से काफी अलग है। हाँ, ये तो है। अमेरिका में तो राज्यों की मर्जी के बिना शायद सीमाएं नहीं बदल सकते। तो ये भारतीय मॉडल की एक खासियत हुई। जी, यहाँ केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। शायद देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखते हुए ये फैसला लिया गया था। समझ गए। अब आते हैं प्रस्तावना पर। इसे तो अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्द भारत का मूल चरित्र बताते हैं। हाँ,
और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द 42वें संशोधन में जोड़े गए थे, अखंडता शब्द भी। हाँ, 1976 में। जी। हालांकि ये माना जाता है कि ये सिद्धांत पहले से ही संविधान की मूल भावना में थे, पर संशोधन ने इन्हें स्पष्ट रूप से लिख दिया। और प्रस्तावना की अहमियत केशवानंद भारती मामले के बाद तो और भी बढ़ गई। ओह बिल्कुल, वो तो ऐतिहासिक फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि संसद संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। अच्छा, मतलब कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें संशोधन से भी नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल, वो सिद्धांत जिनसे संविधान की पहचान बनती है। और इसी तरह का एक और मामला था बेरूबारी वाला, उसने भी कुछ साफ किया था। हाँ, बेरोबारी मामले में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि अगर भारत सरकार अपना कोई इलाका किसी दूसरे देश को देना चाहती है, सौंपना चाहती है, तो उसके लिए सिर्फ एक सामान्य कानून बनाना काफी नहीं होगा। उसके लिए बाकायदा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यानी अपनी जमीन देना एक बड़ा कदम है। हाँ, हालांकि ये भी कहा गया कि अगर सिर्फ सीमा विवाद का निपटारा हो रहा है तो उसके लिए शायद संशोधन जरूरी न हो, वो एक अलग प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारतीय संविधान कैसे दुनिया भर के विचारों से प्रेरणा लेता है, पर उसे भारत की अपनी जरूरतों और हालात के हिसाब से ढाला गया है। एक अनूठा दस्तावेज है ये। इसमें नागरिकों के अधिकार, राज्य की शक्ति, स्थिरता और लचीलापन, इन सब के बीच एक बड़ा नाजुक संतुलन साधने की कोशिश दिखती है। और इन बुनियादी बातों को समझने से मुझे लगता है हमें आज की जो शासन प्रणाली है या हमारे अधिकार और कर्तव्य हैं, उनसे जुड़े कई मुश्किल मुद्दों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अब देखिए, हमने बात की कि अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने की इतनी शक्ति देता है और राज्यों को संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। तो ऐसे में भारतीय संघीय व्यवस्था में एक राज्य की पहचान का वास्तविक अर्थ और महत्व क्या रह जाता है, इस पर विचार जरूर कीजिए।